दोस्तों, सोचिए आप सम्राट अकबर के दरबार में बैठे हैं और अचानक एक नहीं बल्कि दो अकबर सामने आ खड़े होते हैं। दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वही असली बादशाह हैं। दरबारी हैरान, सिपाही परेशान और अब सबकी निगाहें बीरबल पर। क्या वो इस चालाक जाल को सुलझा पाएंगे? जानिए इस मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली कहानी में। दो नकली अकबर दरबार में पहुंच गए, असली कौन? सुबह का समय था। शाही महल की गलियों में हलचल बढ़ चुकी थी। दरबार सजने वाला था। हर रोज की तरह वजीर, अमीर, कवि, सैनिक सब अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे। लेकिन आज का माहौल अलग था। फतेहपुरी मस्जिद की ओर से आते रास्ते पर अचानक अफवाह फैल गई, महल में दो दो अकबर आ गए हैं। पहले तो लोग मजाक समझे, लेकिन जब दोनों शाही वस्त्रों में, शाही अंदाज में, राजसी ठाट बाट के साथ दो अकबर दरबार में दाखिल हुए तो सचमुच सबके होश उड़ गए। पहला झटका, दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ही अकबर एक जैसे कपड़ों में, एक जैसी मूंछों में, एक जैसी चाल में, और दोनों ही गहरी आवाज में बोले, पहला अकबर मैं ही हूं, हिंदुस्तान का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सबको सलाम करता हूं। दूसरा अकबर झूठ बोलता है, ये असली अकबर मैं हूं, मेरे बिना इस तख्त की कोई पहचान नहीं। सन्नाटा छा गया। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक दरबारी धीरे से दूसरे से बोला, अरे भाई, अब हमें किसके आगे झुकना है? कहीं ऐसा न हो कि गलत वाले को सलाम कर दें और सजा मिल जाए। दूसरा दरबारी बोला, भाई ये तो वही गजब वाली हालत है, ना उगलते बने ना निगलते बने। अकबर की परेशानी। असल अकबर, या कहें जो अपने को असल कह रहा था, तमतमा उठा। उसने आदेश दिया, सिपाहियों, इस नकली को पकड़ो और जेल में डाल दो। दूसरा अकबर तुरंत चीखा, गलती मत करना, यही असली धोखेबाज है। अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो हिंदुस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। अब सिपाही भी हक्का बक्का। वे सोच रहे थे, अगर गलत अकबर को पकड़ा तो सिर जाएगा, और अगर सही अकबर को पकड़ा तो भी सिर जाएगा। दरबार का हंगामा। सारे मंत्री कसमसाने लगे। कोई कहता पहला अकबर असली है, दूसरा बोलता नहीं नहीं, दूसरा अकबर असली है। तीसरा तो सीधा बोला, हुजूर, मेरा तो मानना है दोनों ही असली हैं, क्यों न तख्त को बांट दिया जाए। दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन दोनों अकबर एक साथ गरजे, चुप रहो बेवकूफ। बीरबल की एंट्री। इतने में दरबार का सबसे शांत चेहरा बीरबल धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मामला बड़ा दिलचस्प है। दो सूरज आ गए हैं तो हमें देखना होगा किसकी रोशनी असली है और किसकी झूठी। आप सब परेशान न हो, असली और नकली का फैसला यहीं दरबार में होगा। दरबारियों ने राहत की सांस ली। सबकी उम्मीदें अब बीरबल पर टिक गईं। पहली चाल, याददाश्त का इम्तिहान। बीरबल ने दोनों अकबर से कहा, जहां पनाह, आप दोनों का दावा है कि आप असली हैं, तो एक साधारण सा सवाल पूछता हूं, बताइए कल रात आपने खाने में क्या लिया था? पहला अकबर बोला, मटन बिरयानी और शाही खीर। दूसरा अकबर बोला, झूठ, कल रात तो मैंने आलू गोश्त और जर्दा खाया था। दरबार में खुसर पुसर बढ़ी। एक दरबारी बोला, अरे ये तो हमारे महल के बावर्ची ही बता सकते हैं। बावर्ची बुलाया गया। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, कल रात आपने उपवास रखा था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
दोनों नकली अकबरों ने एक दूसरे को घूरा। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, पहला इम्तिहान दोनों फेल। दूसरी चाल, स्वभाव का इम्तिहान। बीरबल बोला, अब एक और सवाल, अगर कोई दरबारी आपकी आलोचना कर दे तो आप क्या करेंगे? पहला अकबर बोला, मैं उसे तुरंत जेल में डाल दूंगा। दूसरा अकबर बोला, मैं उसकी गर्दन उड़वा दूंगा। असल अकबर हंस पड़ा और बोला, बेवकूफो, मैं आलोचना सुनता हूं, कभी कभी तो मजाक भी करता हूं। क्या मेरे दरबार को डर और धमकी का अड्डा समझ रखा है? बीरबल तुरंत बोला, बस यही असली अकबर की पहचान है। आलोचना सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। तीसरी चाल, जनता की गवाही। लेकिन नकली अकबर चुप कहां रहने वाले थे। दोनों फिर गरजे, ये चालबाजी है। बीरबल असली अकबर को बचा रहा है। बीरबल बोला, ठीक है, अब जनता से पूछते हैं। जो असली अकबर होगा उसकी झलक प्रजा की आंखों में साफ दिखेगी। दरबार के बाहर से किसानों, कारीगरों, बच्चों को बुलाया गया। बच्चे असली अकबर को देखते ही दौड़कर उनकी गोद में जा बैठे। एक किसान ने कहा, ये वही बादशाह हैं जिन्होंने हमसे खेती का हाल पूछा था। दूसरा किसान बोला, और वही हैं जिन्होंने कर घटाए थे। नकली अकबर गुस्से से तिलमिला उठे। अंतिम चाल, बीरबल की तरकीब। फिर भी शक बाकी था। तभी बीरबल ने कहा, अब आखिरी इम्तिहान होगा। असली अकबर हमेशा अपने दरबारियों को चौंकाने वाले सवाल पूछते हैं। मैं दोनों से दरख्वास्त करता हूं, एक एक सवाल पूछिए। पहला अकबर बोला, बीरबल बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? दूसरा अकबर बोला, बीरबल बताओ, मेरे खजाने में कितने सोने के सिक्के हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, असली अकबर वो हैं जो कभी सवाल पूछते हैं ताकि सोचने की आजादी बनी रहे। लेकिन नकली अकबर वो हैं जो सिर्फ गिनती करवाना चाहते हैं, जिन्हें ताज की शोभा चाहिए, ताज का बोझ नहीं। दरबार में तालियां गूंज उठी। असली अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तूने एक ही चाल में सबको बेनकाब कर दिया। नकली अकबरों की पोल। जांच करने पर पता चला कि दोनों नकली अकबर दरबार के कुछ असंतुष्ट रईसों के हथकंडे थे। उनका मकसद था दरबार में भ्रम फैलाना और बादशाह की इज्जत को ठेस पहुंचाना। दोनों नकली अकबरों को दरबार के सामने माफी मांगनी पड़ी और सजा मिली। दरबार का समापन। असल अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है अब मुझे हर रोज सुबह शीशे में देखना पड़ेगा, कहीं कोई और अकबर न निकल आए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह अकबर की शक्ल तो कोई बना सकता है, लेकिन अकबर का दिल और अकबर की नीयत कोई नहीं बना सकता। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। चेहरा बदल लेना आसान है, लेकिन स्वभाव और नीयत छुपाना नामुमकिन। असली पहचान इंसान के दिल और उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी शक्ल या ताज से। और कहते हैं, उसी दिन अकबर ने बीरबल से हंसते हुए कहा, बीरबल, अगली बार अगर 3 अकबर आ गए तो? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, तब असली अकबर को नकली अकबरों से ज्यादा मजा आएगा उन्हें पहचानने में। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। पूरी कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। जब दरबार में अकबर की मूछें नीलाम कर दी गईं। शाही दरबार हमेशा अपनी शानो शौकत और गंभीर फैसलों के लिए मशहूर था, लेकिन उस दिन माहौल ही कुछ और था। सुबह से ही दरबारियों में फुसफुसाहट थी, सबके चेहरे पर एक अजीब सी जिज्ञासा और घबराहट। वजह?
दरबार का सबसे बातूनी और नाटकीय दरबारी नूरुद्दीन आज दावा कर रहा था, मैं बादशाह की मूछें नीलाम कर दूंगा। दरबार की शुरुआत। अकबर दरबार में आए, अपने तख्त पर बैठे और चारों ओर नजर डाली। अचानक उनकी नजर नूरुद्दीन पर पड़ी। वो एक ऊंचे मचान पर खड़ा था, हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा और सामने रखा हुआ एक बड़ा सा खाली संदूक। अकबर हैरान हुए। नूरुद्दीन, ये क्या तमाशा है? दरबार को मंडी बना दिया है क्या? नूरुद्दीन बोला, जहां पनाह, आज मैं कुछ अनोखा कर दिखाऊंगा। आपकी शाही मूछें जो हिंदुस्तान की शान हैं, मैं उन्हें नीलाम कर दूंगा। और देखिए, लोग बोली भी लगाएंगे। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। कुछ दरबारी तो हंसी रोकने के लिए पगड़ी में चेहरा छुपाने लगे। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने भौहें तानकर कहा, मियां, मजाक की भी हद होती है। क्या मेरी मूछें तेरे बाप की जागीर हैं जो नीलाम करेगा? नूरुद्दीन बोला, हुजूर, आप गुस्सा न करें। मैं आपकी मूछें काटने नहीं जा रहा, पर आपकी मूछों का गौरव और प्रतिष्ठा तो सब मानते हैं ना? वही मैं नीलाम करूंगा। जो बोली लगाएगा वो कह सकेगा, मैं अकबर की मूछों की इज्जत का खरीदार हूं। दरबार में फिर से शोर मच गया। कोई कह रहा था, ये पागल हो गया है। कोई बोला, वाह, मजेदार तमाशा है। नीलामी की शुरुआत। नूरुद्दीन ने हथौड़ा उठाकर बोला, चलो शुरू करते हैं। अकबर की मूछों की नीलामी। पहली बोली 50 अशरफी। एक कवि खड़ा हुआ और बोला, मैं देता हूं 50 अशरफी। मुझे ये मान मिलेगा कि मैं अकबर की मूछों के नाम पर कविता लिख सकूं। नूरुद्दीन बोला, बहुत खूब। अगली बोली। एक और दरबारी बोला, मैं देता हूं 100 अशरफी। मुझे ये मान चाहिए कि मैं हर जगह कह सकूं, मूछों के पीछे मैं खड़ा हूं। पूरा दरबार खिलखिला उठा। बीरबल का अवलोकन। बीरबल अब तक चुपचाप देख रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी बोली लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुझे क्या सूझी? तू भी इस पागलपन में कूद पड़ेगा? बीरबल बोले, हां जहां पनाह, मेरी बोली है एक चवन्नी। पूरा दरबार हक्का बक्का। किसी ने कहा, अरे ये कैसी बेइज्जती है? अकबर की मूछों के लिए सिर्फ एक चवन्नी? अकबर ने भी गुस्से में पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल का जवाब। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मूछें आपके चेहरे की शोभा हैं, लेकिन असली शान आपके इंसाफ और आपकी दरियादिली है। इन्हें कौन नीलाम कर सकता है? ये तो अमूल्य हैं। अगर कोई इन्हें सोने चांदी में तौलना चाहे तो उसकी मूर्खता की कीमत बस एक चवन्नी ही है। इसलिए मेरी बोली उतनी ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको बात गले उतर गई। अकबर की हंसी। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, वाह बीरबल, तूने फिर मेरी मूछों की लाज रख ली। बाकी सबने इन्हें मजाक बनाया, तूने इनकी असली इज्जत दिखा दी। फिर अकबर ने नूरुद्दीन की ओर इशारा करके कहा, और तू नूरुद्दीन, अगली बार अगर मूछों का नाम लिया तो तेरी मूछें ही काट दूंगा। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। इंसान की शान उसके चेहरे के नक्श में नहीं, बल्कि उसके कर्म और स्वभाव में होती है। मूछें चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, उनका मान तभी है जब इंसान सच्चा और ईमानदार हो। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो जूता जो दरबार में मुकदमा लेकर आया। एक बार की बात है, अकबर का शाही दरबार रोज की तरह सज-धज कर बैठा था। दरबारी अपनी अपनी जगह संभाले हुए थे, कवि अपने नए छंद गुनगुना रहे थे और सिपाही अनुशासन से खड़े थे। तभी दरबार के दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। पहरेदारों ने भीतर आकर बताया, जहां पनाह, एक मोची दरबार के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि उसका जूता मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला, भाई जूते का मुकदमा, ये तो सरासर पागलपन है। कोई हंसते हंसते बोला, लगता है मोची को धूप ज्यादा लग गई है। लेकिन अकबर के चेहरे पर वही हल्की मुस्कान तैर गई जो अक्सर किसी अनोखी बात के पीछे छिपे राज को सूंघ लेती थी। उन्होंने आदेश दिया, मोची और उसका जूता दोनों को दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में एक दुबला पतला सावला सा मोची हाथ में टूटा फूटा पुराना जूता लेकर दरबार में दाखिल हुआ। जूते की हालत ऐसी थी कि जैसे उस पर कई बार कोई युद्ध लड़ा गया हो। मोची ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं इस जूते की तरफ से मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ। अकबर ने हैरत से पूछा, मियाँ, जूता इंसान थोड़े ही है जो उसका मुकदमा हो, ये कैसी अजीब बात है। मोची बोला, हुजूर, इंसान ही क्यों, अगर कोई चीज अपमानित हो, उसकी मेहनत की कदर न हो, तो उसकी भी इज्जत बचाना जरूरी है। ये जूता रो रो कर मुझे अपनी शिकायत सुना रहा है। दरबार में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। एक दरबारी ने चुटकी ली, वाह, अब तो कल को थाली लोटा भी शिकायत लेकर खड़े हो जाएंगे। दूसरा बोला, अरे भाई, अब जूतों को भी वकील चाहिए होंगे क्या। लेकिन अकबर गंभीर रहे। उन्होंने कहा, ठीक है, सुना जाए कि इस जूते की शिकायत क्या है। मोची ने गला खनखार कर कहा, हुजूर, ये जूता कह रहा है कि इसकी सारी उम्र मेहनत मजदूरी में बीत गई। इसने राजा से लेकर फकीर तक सबके पांव ढोए, धूल खाई, कांटे झेले, लेकिन जब ये बूढ़ा हो गया तो इसे फेंक दिया गया। इसका कहना है कि इंसान बूढ़ा हो तो उसे इज्जत मिलती है, लेकिन चीज बूढ़ी हो तो उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। ये जूता इंसाफ चाहता है। दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी अब भी हंस रहे थे, लेकिन कईयों के चेहरे पर सोच की लकीरें खिंच गईं। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, अजीब मामला है। बीरबल, तेरा क्या ख्याल है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, जूते की बात में तर्क है। ये सच है कि हम इंसानों की आदत है, जब तक कोई काम का है तब तक उसकी पूजा करो और जैसे ही बेकार हुआ उसे ठुकरा दो। ये हाल चीजों का ही नहीं, कई बार बुजुर्गों का भी होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर क्या फैसला होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस मुकदमे का फैसला दरबार ही करेगा। आज हम सब इस जूते को बोलने का मौका देंगे। मान लीजिए कि ये सचमुच बोल रहा है। दरबारियों ने आंखें तरेरी, अब जूता बोलेगा भी। बीरबल ने हंसकर कहा, जी बोलेगा नहीं तो मैं इसकी तरफ से बोलूंगा। सब सहमत हो गए। बीरबल ने जूते को सामने रखा और बोला, कहो महाराज, तुम्हारी शिकायत क्या है। फिर खुद ही जवाब दिया, हुजूर, मैं कहता हूं कि मैंने बादशाहों तक को संभाला है। मैं धूल कीचड़ खाता हूं, कांटे चुभते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। और बदले में मुझे क्या मिलता है। जब तक नया रहता हूं, सब मुझे चमकाते हैं, सजाते हैं, और जब पुराना हो जाता हूं तो लात मार कर फेंक देते हैं। क्या यही इंसाफ है। दरबार चुप हो गया। अकबर ने सोचा, ये मामला तो मजाक नहीं बल्कि समाज की तस्वीर है। फिर अकबर ने दरबारियों से कहा, कहो, क्या इस जूते की बात वाजिब है। एक दरबारी बोला, हुजूर, चीज तो चीज है, उसका क्या मान।
दूसरा बोला, मगर बीरबल सही कहता है, ये तो इंसानों का हाल है। जब तक जवान है, ताकत है, तब तक लोग सिर पर बिठाते हैं, बुजुर्ग हो गए तो किनारे कर देते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो अब फैसला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं कहता हूं कि इस जूते को शाही इज्जत दी जाए। इसे महल के बाहर फेंकने के बजाय शाही खजाने में रखा जाए, ताकि हर आने वाला देख सके कि इंसान चाहे हो या चीज, उसकी मेहनत और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, तूने बड़ी गहरी सीख दी। आज से ये जूता शाही खजाने में रखा जाएगा। और ऐलान कर दो, हर चीज की कदर करनी चाहिए, चाहे वो पुरानी हो या नई। मोची की आंखें भर आईं। उसने कहा, जहांपनाह, आपने तो मेरे जूते को अमर कर दिया। दरबारियों ने तालियां बजाईं और दरबार गूंज उठा। उस दिन से अकबर के खजाने में सोने चांदी के गहनों के बीच एक पुराना टूटा फूटा जूता भी रखा गया। और हर बार जब कोई नया मेहमान उसे देखता तो अकबर हंसकर कहते, ये याद दिलाने के लिए है कि इंसान हो या वस्तु, किसी की मेहनत को कभी छोटा मत समझो। सिख इज्जत सिर्फ नए और चमकदार को नहीं, बल्कि पुराने और थके हुए को भी मिलनी चाहिए। असली इंसाफ वही है जो हर उस चीज और इंसान को मान दे जिसने कभी दूसरों के लिए मेहनत की हो। अगली नई कहानी, बीरबल और आधा सच बोलने वाला पंडित। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। अकबर बादशाह सुबह से ही कुछ चिड़चिड़े मूड में थे। हवेली के सामने से गुजरते वक्त एक साधु ने उन्हें आवाज देकर कहा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे बड़े शासक हैं, लेकिन आपका भाग्य उतना बड़ा नहीं जितना होना चाहिए। अकबर को यह बात भीतर तक चुभ गई थी। वे सोच में डूबे डूबे गद्दी पर बैठे थे और दरबारियों से बस औपचारिक बातें कर रहे थे। बीरबल उनकी मनोदशा को भाप गए, पर वे जानबूझकर चुप रहे। इसी बीच एक पंडित दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े बड़े सुघड़ थे, आवाज मखमली और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। उसने आते ही झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरी विद्या का कोई पार नहीं। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो आधा सच और आधा झूठ बोलता हूँ। यह मेरी साधना है। लोग मुझे आधा सच बोलने वाला पंडित कहते हैं। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने उसे ढोंगी समझा, लेकिन पंडित की वाणी में ऐसा जादू था कि सब ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने पूछा, अच्छा, तो तुम केवल आधा सच ही बोल सकते हो? पंडित ने सिर हिलाया, जी हाँ हुजूर, मैं पूरा सच कभी नहीं कहता और न ही पूरा झूठ। मेरी बातों में हमेशा आधा सच और आधा असत्य होता है। यही मेरी पहचान है। अकबर को यह खेल कुछ रोचक लगा। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, अगर यह सच है तो पंडित की परीक्षा ली जानी चाहिए। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब कोई स्वयं कहता है कि वह आधा सच और आधा झूठ बोलता है, तो असली कठिनाई यह जानने में होगी कि उसके वचनों में कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा झूठ। यह तो बहुत ही उलझन भरा मामला है। लेकिन अगर हुजूर इजाजत दें तो आज ही इसकी परीक्षा हो सकती है। दरबार में रोमांच की लहर दौड़ गई। अकबर ने आदेश दिया कि पंडित को सम्मान के साथ ठहराया जाए और शाम को विशेष सभा में उसकी परीक्षा ली जाएगी। शाम का दरबार पहले से भी ज्यादा भरा पूरा था। आम लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। पंडित बीच में आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही रहस्यमय आत्मविश्वास था। अकबर ने कहा, पंडित, अब हम तुम्हारी विद्या देखना चाहते हैं। तुमसे कई सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हें अपने अंदाज में आधा सच आधा झूठ जवाब देना होगा।
पंडित ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, यही तो मेरी साधना है, शुरू कीजिए। सबसे पहले एक दरबारी ने पूछा, पंडित जी, क्या आप सचमुच विद्वान हैं? पंडित ने तुरंत जवाब दिया, हाँ भी और नहीं भी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई बोला, ये तो सबसे आसान रास्ता है, हर सवाल का जवाब हाँ भी नहीं भी। अकबर ने भौहें चढ़ाई, नहीं पंडित, यह चालाकी नहीं चलेगी, तुम्हें अपने जवाब पूरे वाक्य में देने होंगे। पंडित मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा महाराज, अब सवाल कीजिए। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, पंडित जी, क्या बादशाह अकबर सबसे न्यायप्रिय शासक हैं? पंडित ने पल भर सोचा और बोला, जहां पनाह सबसे न्यायप्रिय भी हैं और कभी कभी अन्यायप्रिय भी हो जाते हैं। यह सुनते ही दरबारियों की सांस अटक गई। क्या पंडित ने बादशाह को अन्यायप्रिय कह दिया? लेकिन पंडित ने इतने सहज भाव से कहा कि कोई तुरंत बुरा भी न मान पाया। अकबर की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगला सवाल। अब सवालों की झड़ी लग गई। क्या सूरज रोज उगता है? पंडित बोला, हाँ, रोज उगता है, पर कभी कभी बादलों में छिपा रहता है, मानो न उगा हो। क्या इंसान अमर है? हाँ, उसकी आत्मा अमर है, मगर उसका शरीर नश्वर है। हर जवाब में आधा सच, आधा झूठ और आधा तर्क झलक रहा था। दरबार उलझन और मजे दोनों में डूबा था। लेकिन अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पंडित सबको उलझाकर चला जाएगा। असली परीक्षा तो तब होगी जब कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें पंडित का खेल ही उसी पर उल्टा पड़ जाए। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, पंडित जी, क्या आप चोर हैं? पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। पंडित का चेहरा एक पल को उतर गया, पर उसने जल्दी ही संभाल लिया। बोला, मैं चोर भी हूं और चोर नहीं भी हूं। बीरबल ने मासूमियत से कहा, तो अब मान लीजिए कि आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आप चोर भी हैं। अब आपको पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। दरबार दंग रह गया। पंडित हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा आशय यह था कि आत्मा परमात्मा की है और संसार में जो कुछ है वह उसी का है। इस नाते मैं सबका भी हूं और किसी का भी नहीं। इसलिए कहा कि चोर भी हूं और नहीं भी। दरबारियों ने ठहाका लगाया, मगर अकबर गंभीर थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम ही इसका सच उजागर करो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह पंडित बड़ी चतुराई से शब्दों का खेल खेलता है। इसका हर उत्तर ऐसा है कि सुनने वाला सोच में पड़ जाए। लेकिन असलियत यह है कि यह आदमी खुद भी नहीं जानता कि वह सच बोल रहा है या झूठ। यह अपनी विद्या की आड़ में लोगों को मूर्ख बना रहा है। पंडित ने विरोध करना चाहा, लेकिन बीरबल ने आगे कहा, महाराज, इस पंडित की परीक्षा का असली तरीका यही है कि हम इसे ऐसा सवाल पूछें जिसका आधा सच और आधा झूठ बोलना असंभव हो। तब पता चलेगा कि यह सच में कितना सिद्ध है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो पूछो बीरबल। बीरबल ने पंडित की आंखों में झांकते हुए कहा, पंडित जी, क्या आपकी मां जीवित हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित पसीने पसीने हो गया। अगर कहे हां तो झूठ होगा, क्योंकि उसकी मां का देहांत हो चुका था। अगर कहे नहीं तो पूरा सच बोलना होगा। आधा सच और आधा झूठ यहां संभव ही नहीं था। पंडित हकलाने लगा, वो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपना, यह पंडित अपने ही नियम में फंस गया। आधा सच और आधा झूठ हर जगह नहीं बोला जा सकता। कभी कभी पूरा सच ही बोलना पड़ता है। अकबर हंस पड़े।
उन्होंने आदेश दिया कि पंडित को कुछ इनाम देकर विदा किया जाए ताकि वह दूसरों को और न भरमाए। दरबारियों ने तालियां बजाईं और सब बीरबल की चतुराई की दाद देने लगे। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज फिर तुमने मेरी उलझन सुलझा दी। सच और झूठ का खेल बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते असली चेहरा दिखा दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आधा सच बोलना सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि वह सुनने वाले को सच का भ्रम देता है और अंदर से धोखा देता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सच है बीरबल, आधा सच सबसे खतरनाक हथियार है। अगली नई कहानी, बीरबल और खामोश गवाह। दरबार का वह दिन बड़ा विचित्र था। अकबर सुबह सुबह ही दरबार में आकर बैठ गए थे, जबकि आमतौर पर वे देर से आते थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और मूंछों को बार बार ताव देते हुए वे किसी गहरे विचार में डूबे दिखाई दे रहे थे। दरबारियों ने समझ लिया कि बादशाह के मन में कोई गंभीर उलझन है, परंतु कोई भी साहस कर सवाल नहीं पूछ पा रहा था। बीरबल धीरे धीरे दरबार में दाखिल हुए और हमेशा की तरह विनम्रता से झुककर सलाम किया। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान बस औपचारिक थी। बीरबल ने भांप लिया कि मामला कुछ गंभीर है। अकबर बोले, बीरबल, आज सुबह एक घटना हुई जिसने मेरा मन विचलित कर दिया। हमारे एक विश्वस्त सेनापति पर चोरी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। गवाही देने वाला उनका ही नौकर है और उसके अनुसार सेनापति ने राजकोष से सोने की मूर्तियां चुराकर बाहर बेच दी हैं। अब समस्या यह है कि सेनापति शब्दपूर्वक कह रहा है कि वह निर्दोष है। नौकर भी कसम खाकर कह रहा है कि वही चोर है और तीसरा कोई गवाह नहीं। दरबार में हलचल मच गई। एक तरफ सेनापति की ईमानदारी वर्षों से मशहूर थी, दूसरी तरफ नौकर की गवाही भी बिना वजह झूठी नहीं लग रही थी। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मैं उलझन में हूं। किस पर भरोसा करूं? अगर मैं नौकर की गवाही पर सेनापति को सजा दूं और वह निर्दोष निकला तो अन्याय होगा, और अगर सेनापति दोषी निकला और मैंने उसे छोड़ दिया तो यह राजद्रोह होगा। बीरबल शांत भाव से बोले, जहांपनाह, जब दो आदमी सच और झूठ की कसम खाते हों और कोई तीसरा गवाह न हो, तब खामोश चीजों को गवाह बनाया जाता है। अकबर चौंक उठे, खामोश चीजें, इसका क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, वस्तुएं बोलती नहीं, पर उनका मौन ही सबसे बड़ा साक्ष्य होता है। हमें उसी मौन को सुनना होगा। अकबर ने तुरंत कहा, तो कल सुबह दरबार में यही मुकदमा चलेगा। बीरबल, तुम्हें मौका दिया जाता है। अगर तुम सच्चाई न निकाल पाए तो समझ लो तुम्हारा स्थान खतरे में है। बीरबल ने प्रणाम किया और बोले, हुजूर, आपकी इजाजत से मैं कल तक चुपचाप इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। दरबार भंग हुआ। अगली सुबह का दृश्य बिल्कुल नाटकीय था। सेनापति और उसका नौकर दोनों दरबार में लाए गए। सेनापति गुस्से में तमतमा रहा था, जबकि नौकर के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें सच्चाई साबित करनी है। बोलो, खामोश गवाह कहाँ है? बीरबल ने दरबान को इशारा किया और कहा, राजकोष से वे मूर्तियां लाकर दरबार में रखी जाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों में चमचमाती सोने की 5 मूर्तियां बीच में रख दी गईं। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मूर्तियां ही इस पूरे मामले की खामोश गवाह हैं। अगर इनसे ठीक से सवाल किया जाए तो यह बोल उठेंगी। दरबारी हंस पड़े। किसी ने फुसफुसाकर कहा, बीरबल पागल हो गया है, मूर्तियां भला कैसे बोलेंगी? अकबर गंभीर रहे। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो बीरबल।
बीरबल ने सेनापति और नौकर दोनों को खड़ा किया और बोला, इन मूर्तियों को जिसने छुआ होगा उसके हाथों पर इनकी पहचान जरूर मिलेगी, क्योंकि ये मूर्तियां बीते दिन मैंने ही राजकोष से निकलवाई थीं और उन पर मैंने गुप्त रूप से एक विशेष रंग मल दिया था। यह रंग आंखों से नहीं दिखता, लेकिन पानी से हाथ धोने पर नीला पड़ जाता है। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल ने आगे कहा, अब दोनों आरोपियों को अपने हाथ धोने होंगे। पहले सेनापति ने हाथ धोए, पानी साफ रहा, कोई रंग न निकला। अब नौकर की बारी आई। उसने पानी में हाथ डाले और कुछ ही पल में उसकी उंगलियां नीली हो गईं। दरबार में शोर मच गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। अकबर गुस्से से गरज उठे, धोखेबाज, तूने अपने स्वामी पर झूठा इल्जाम लगाया और राजकोष पर भी डाका डाला। नौकर घबराकर बोला, हुजूर मुझसे भूल हो गई, लालच में अंधा हो गया था। अकबर ने तलवार की ओर इशारा किया, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे सजा मिलनी चाहिए, पर इतनी कठोर नहीं कि बाकी नौकर डर के मारे सच कहना ही छोड़ दें। झूठी गवाही पर भी दंड हो, लेकिन न्याय में दया भी हो। अकबर ने बीरबल की बात मानी और नौकर को जेल भेज दिया। सेनापति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उस शाम अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि खामोश चीजें भी बोल सकती हैं। तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं गलत फैसला कर बैठता। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, असली गवाह वही है जिसे झूठ बोलने की आदत न हो और चीजें झूठ नहीं बोलती। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और पूरे दरबार ने उनकी बुद्धिमत्ता को दाद दी। अगली कहानी की झलक। बीरबल और वो कारीगर जिसने कहा, मेरे बनाए खिलौने सच बोलते हैं। अगली नई कहानी। बीरबल को मिली चुनौती, बिना खून बहाए युद्ध जीत कर दिखाओ। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और बाहर से आए दूतों के उपहार देखे जा रहे थे। इतने में एक पड़ोसी राज्य का दूत बड़ी अकड़ और ताव के साथ दरबार में आया। उसके हाथ में बादशाह का फरमान था और चेहरे पर घमंड की लकीरें। दूत ने सलाम करके ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे स्वामी ने आपकी शक्ति और बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी है। वे मानते हैं कि आपके पास तलवार और सेना की ताकत है, पर असली ताकत युद्ध जीतने में होती है। उन्होंने आपको एक चुनौती दी है, अगर अकबर महान है तो बिना खून बहाए एक युद्ध जीत कर दिखाए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सेनापति ने गुस्से में तलवार की मूठ पकड़ी और बोला, हुजूर, यह तो हमें नीचा दिखाने की चाल है। युद्ध जीतना है तो तलवारें टकरानी ही होंगी, खून बहना ही होगा। अकबर ने शांत होकर पूछा, तो फिर यह चुनौती पूरी कैसे हो? दूत ने सिर ऊंचा करके कहा, यही तो देखना है। अगर आप बिना खून बहाए युद्ध जीत गए तो मेरे स्वामी आपको महान मानेंगे, वरना समझ लीजिए आपके राज्य की ताकत सिर्फ ढोंग है। दरबार में सन्नाटा छा गया। चुनौती बड़ी कठिन थी। अकबर के चेहरे पर थोड़ी चिंता की रेखा खींची, फिर उन्होंने अपनी मूंछों को ताप देते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, तेरी बुद्धि ही इस राज सिंहासन का सहारा है। अब देखना है कि तू इस चुनौती को कैसे स्वीकार करता है। मुझे बिना खून बहाए युद्ध जीतना है, यह तेरे ऊपर है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हर कठिन सवाल को आसान बना देती थी। अगले दिन बीरबल ने योजना बनानी शुरू की। उन्होंने सेनापति, वजीर और दरबार के कवियों तक को बुलाया।
सब सोच में पड़ गए कि बिना खून बहाए युद्ध कैसे जीता जा सकता है। किसी ने कहा खाना पानी रोक दीजिए, किसी ने कहा उनके सैनिकों को रिश्वत दीजिए, पर बीरबल चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, युद्ध तलवार से ही नहीं बुद्धि से भी जीते जाते हैं। खून बहाए बिना भी विरोधी को हराया जा सकता है, अगर उसका घमंड तोड़ दिया जाए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, और तू ये कैसे करेगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बस धैर्य रखिए, सेना को सजाकर तैयार रखिए, लेकिन तलवारें म्यान से न निकले। युद्ध हम शब्दों और चालाकी से लड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने हजारों सैनिकों के साथ सीमा पर डेरा डाल दिया। अकबर ने भी सेना को सीमा तक पहुंचा दिया, लेकिन दोनों ओर खामोशी छाई रही। सैनिक एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन तलवारें खिंची नहीं थीं। फिर अचानक अकबर की सेना से बीरबल आगे बढ़े। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि एक ढोल और कुछ बड़े बड़े थाल थे। पड़ोसी राज्य का राजा यह देखकर हंस पड़ा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, देखा, ये अकबर का मशहूर बीरबल है। लड़ाई में आया है और हथियार की जगह बर्तन लेकर। लेकिन बीरबल बेफिक्र थे। उन्होंने अकबर के सैनिकों को आदेश दिया कि सभी ढोल और थाल बजाना शुरू करें। पूरा मैदान गूंज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी राज्य के सैनिकों को लगा जैसे हजारों हाथी आ रहे हों। फिर बीरबल ने अगला आदेश दिया, सैनिकों, पंक्तिबद्ध होकर थाल बजाते हुए आगे बढ़ो। अकबर की सेना ने अजीब अंदाज में आगे बढ़ना शुरू किया। बर्तनों की आवाज और सैनिकों की पंक्तियां देखकर पड़ोसी राज्य के सैनिक घबरा गए। उन्हें लगा कि अकबर के पास कोई अजीब और गुप्त हथियार है। राजा ने घबराकर अपने जासूसों को भेजा, लेकिन जासूस भी उस शोर और अनुशासन से डर गए और लौटकर बोले, महाराज, इनके पास कोई गुप्त युक्ति है। अगर हमला हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। अब पड़ोसी राज्य का राजा परेशान हो गया। तभी बीरबल ने चतुराई से एक और योजना चलाई। उन्होंने अकबर के सैनिकों से कहा कि वे मैदान में रंग बिरंगे कपड़े फहराते हुए नाचें और हंसी खुशी के गीत गाएं। पड़ोसी राज्य के सैनिक यह देखकर और हैरान हुए, ये कैसी सेना है? तलवार नहीं, खून नहीं, और फिर भी जीतने का उत्साह। राजा ने सोचा, अगर ये लोग बिना लड़ाई के इतने शक्तिशाली और अनुशासित हैं, तो लड़ाई में क्या कर देंगे? वह डर गया और बिना युद्ध किए ही अपना झंडा नीचे कर दिया। उसने संदेश भेजा, मैं हार मानता हूं। अकबर महान हैं। उनका युद्ध बिना खून बहाए भी जीता जा सकता है। जब दूत दरबार में लौटकर यह खबर लाया तो अकबर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तूने तो कमाल कर दिया। तलवारें म्यान में रहीं, किसी की जान न गई, और फिर भी हमने युद्ध जीत लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असली जीत वही है जिसमें दुश्मन का दिल जीता जाए। खून बहाकर जीतने से डर पैदा होता है, लेकिन बिना खून बहाए जीतने से इज्जत मिलती है। अकबर ने दरबार के सामने घोषणा की, आज से यह याद रखा जाए कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धि और एकता में भी होती है। बीरबल ने साबित कर दिया है कि जीत का असली रास्ता दिमाग और धैर्य है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सेनापति तक ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि तलवार से भी तेज है। सच्ची जीत वही है जिसमें किसी का खून न बहे और किसी की जान न जाए। हिंसा से मिली जीत टिकती नहीं, लेकिन बुद्धि और धैर्य से मिली जीत हमेशा सम्मान देती है। अगली नई कहानी, बीरबल और नकली दरबारी जिसने कहा, मैं असली बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हूँ। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। कारण बड़ा अजीब था।
सुबह सुबह ही एक अजनबी आदमी शानदार कपड़े पहनकर सोने के काम वाली पगड़ी बांधकर दरबार में आ धमका। उसके हाव भाव ऐसे थे मानो वह वर्षों से इसी दरबार का हिस्सा हो। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं आपके सामने अपनी पहचान बताना चाहता हूं। मैं वही हूं जिसे लोग दूर दूर तक बुद्धि का प्रतीक मानते हैं। जी हां, मैं हूं असली बीरबल। पूरा दरबार ठहाकों और हैरत में डूब गया। असली बीरबल अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे और यह नकली बीरबल अकड़ से खड़ा था, मानो उसने कोई बहुत बड़ा सच उजागर कर दिया हो। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, तो फिर जो यहाँ मेरे सामने बैठा है वह कौन है? क्या यह भी झूठा है? नकली बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, यही तो चालाकी है। यह जो आपके सामने बैठा है यह वर्षों से आपको धोखा देता आया है। असली बीरबल मैं हूँ जो अब तक पहचान छिपाकर दूर रहा। अब मैं लौटा हूँ ताकि दरबार और बादशाह को असली बुद्धि का स्वाद मिल सके। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग तो मजे लेने के लिए बोले, हुजूर, क्यों न इन दोनों की परीक्षा ली जाए। किसी ने हंसते हुए कहा, अब तो मजा आएगा जब दो दो बीरबल भिड़ेंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, आज का दरबार एक न्यायालय होगा और मैं तय करूंगा कि असली बीरबल कौन है। परीक्षा की तैयारी हुई। अकबर ने दोनों को सामने बुलाया। असली बीरबल शांत भाव से आए, जबकि नकली बीरबल अकड़ते हुए आगे बढ़ा। अकबर बोले, बीरबल की पहचान सिर्फ नाम से नहीं होती, उसकी पहचान बुद्धि और हाजिर जवाबी से होती है। इसलिए मैं सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देगा वही असली बीरबल होगा। पहला सवाल आया। अकबर ने पूछा, अगर धरती से सूरज गायब हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा? नकली बीरबल ने गर्व से कहा, जहां पनाह, दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, सब ठंड से मर जाएंगे। अकबर ने सिर हिलाया और असली बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, दुनिया का हाल वैसा ही होगा जैसा बादशाह के बिना दरबार का। सब कुछ होगा, दरबारी, दीवारें, ताज, कुर्सियां, पर रोशनी और जान किसी में नहीं होगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। दूसरा सवाल आया। अकबर ने कहा, बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? नकली बीरबल बोला, अक्ल बड़ी है हुजूर, क्योंकि अक्ल से ही इंसान भैंस को पालता है। अकबर ने असली बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सवाल सुनते ही अगर दरबारी सोचने लगे तो अक्ल बड़ी है, और अगर बिना सोचे समझे भैंस को पकड़ लें तो समझिए भैंस बड़ी है। दरअसल यह इस बात पर निर्भर है कि सोच कौन रहा है, समझदार या मूर्ख। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। नकली बीरबल का चेहरा उतर गया। अकबर ने तीसरा सवाल और कठिन बनाया। अगर मैं तुम्हें सजा दूं और कहूं कि बिना छुए इस दरबार के सभी दरबारियों को उठाकर बाहर फेंक दो तो क्या करोगे? नकली बीरबल पसीना पसीना हो गया। वह बोला, हुजूर, यह असंभव है। बिना छुए किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, बहुत आसान है। आप बस आदेश दे दीजिए, दरबार खत्म। दरबारी खुद उठकर बाहर चले जाएंगे। बिना छुए सब बाहर हो जाएंगे। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अब नकली बीरबल पूरी तरह बौखला गया। उसने अकड़कर कहा, यह सब चालाकी है। असली बुद्धि तो वही है जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी सच्चाई दिखाए। मैं साबित कर सकता हूं कि मैं ही असली बीरबल हूं। अकबर ने कहा, ठीक है,
आखिरी सवाल यही है। तुम दोनों बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? नकली बीरबल हड़बड़ा गया। उसने सोचा कि अगर किसी दरबारी का नाम लिया तो दुश्मनी हो जाएगी। उसने हिचकिचाकर कहा, हुजूर, यह सवाल तो बहुत कठिन है। दरबार में कोई मूर्ख नहीं है। अकबर ने असली बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत दे तो सच कहूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बोलो बीरबल। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस समय दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो सोच रहा है कि नकली बीरबल असली बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी रोक न सके और ताली बजा दी। वाह बीरबल, तू ही असली है, और यह नकली तो सिर्फ हाजिरी भरने आया था। अकबर ने नकली बीरबल को दरबार से बाहर फेंकवा दिया और सजा दी कि वह कभी शाही सीमा में न घुसे। उस शाम अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तूने आज फिर साबित कर दिया कि तेरे बिना मेरा दरबार अधूरा है। नकली चाहे जितनी अकड़ दिखा ले, असली की पहचान उसकी बुद्धि से ही होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, असली सोना आग में परखा जाता है और नकली चमक थोड़ी ही देर में फीकी पड़ जाती है। असली पहचान शब्दों या कपड़ों से नहीं, बल्कि कर्म और बुद्धि से होती है। नकली चाहे जितना शोर मचा ले, सच और समझदारी की रोशनी हमेशा उसे बेनकाब कर देती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो पंडित जिसने कहा, मेरी विद्या से झूठ भी सच बन जाएगा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह वैभव और शानो शौकत से भरा हुआ था। रत्नजड़ित खंभों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और दरबारी अपने अपने अंदाज में चापलूसी, बहसबाजी और खुद को विद्वान सिद्ध करने की कोशिशों में लगे थे। ऐसे ही दिनों में एक नया चेहरा दरबार में दाखिल हुआ, एक पंडित। उस पंडित की लंबी दाढ़ी थी, माथे पर चौड़ी तिलक की रेखा और हाथ में मोटी मोटी धार्मिक और तर्कशास्त्र की पोथियां। उसके आने भर से दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। पंडित ने आते ही ऊंची आवाज में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने अनेक राजाओं और राज दरबारों में अपनी विद्या का लोहा मनवाया है। मेरी विद्या इतनी गूढ़ है कि मैं झूठ को भी सच साबित कर दूंगा और सच को झूठ बना दूंगा। कोई मेरी परीक्षा ले सकता है तो ले ले। अकबर की भौहें तन गईं। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ दरबारी तो पंडित की इस घोषणा से डर गए, अगर ये सच में सिद्ध हो गया तो दरबार की नींद हिल जाएगी। कोई भी सच्चा झूठा मामला इस पंडित के तर्कों से उल्टा साबित हो सकता था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, यह दरबार यूं ही किसी दावे को मान लेने वाला नहीं। यहाँ प्रमाण की आवश्यकता होती है। आप कहते हैं आप झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकते हैं, तो दिखाइए। पर याद रखिए, यह दरबार किसी ढोंग को नहीं सहता। पंडित मुस्कराया, महाराज, यही तो मेरा कौशल है। आप बस मुझे एक विषय दें और मैं अपनी विद्या का चमत्कार दिखा दूंगा। दरबारियों में से एक, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, तुरंत बोला, जहांपना, यही तो सही समय है। क्यों न बीरबल को ही इस पंडित की विद्या के सामने खड़ा किया जाए। अगर बीरबल सच में अक्लमंद हैं, तो झूठ और सच का जाल उन्हें मात नहीं दे सकेगा। अकबर ने तुरंत चुनौती स्वीकार की। ठीक है, बीरबल और पंडित आमने सामने होंगे और ये दरबार देखेगा कि विद्या और बुद्धि की असली ताकत किसमें है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये खेल बड़ा रोचक होगा, लेकिन याद रखिए, झूठ भले ही लाखों तर्कों का सहारा ले, सच के एकमात्र प्रकाश से मिट ही जाता है।
पंडित ने बहस की शुरुआत की। उसने एक मामूली सी बात उठाई, आसमान नीला नहीं हरा है। उसने दर्जनों शास्त्रों, पंक्तियों और उदाहरणों का हवाला देते हुए तर्क गढ़ा। इतनी चालाकी से बोला कि दरबारियों को सचमुच संदेह होने लगा। कोई कहने लगा, शायद सही कह रहा है, शायद हमने ही गलत देखा हो। फिर उसने दूसरा दावा किया, अकबर बादशाह नहीं है। पूरे दरबार में सनसनी मच गई। पंडित ने कहा, अगर बादशाह वही होते तो उनके निर्णय कभी गलत न होते, पर मैंने सुना है कि उन्होंने कभी एक व्यापारी का पक्ष लिया और बाद में निर्णय बदलना पड़ा। जो गलती करे वो बादशाह नहीं हो सकता। दरबारी फुसफुसाने लगे। अकबर का चेहरा तमतमा गया, मगर बीरबल अब भी मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, पंडित जी, आपकी विद्या सुनकर तो मैं सचमुच दंग रह गया हूँ, लेकिन क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि आप स्वयं इस दरबार में मौजूद नहीं हैं? पंडित हंस पड़ा। ये कैसी बात हुई? मैं यहीं खड़ा हूँ, सब देख रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो आपने खुद ही अपनी विद्या को झूठा सिद्ध कर दिया, क्योंकि अगर आप सचमुच झूठ को सच बना सकते तो सबको यकीन दिला देते कि आप यहाँ नहीं हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी विद्या अधूरी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, और रही बात झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की, तो दरबार का इतिहास गवाह है कि यही काम चालाक लोग हमेशा करते आए हैं। पर जहांपनाह न्याय की नींव तर्क पर नहीं, सच्चाई पर टिकी होती है। सच्चाई को बदलने वाले चाहे कितने भी बड़े पंडित क्यों न हो, अंततः उसी में फंसते हैं। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो बड़ी सादगी से इस ढोंगी पंडित को नंगा कर दिया। सचमुच झूठ चाहे कितने भी तर्क जुटा ले, उसकी पोल खुल ही जाती है। पंडित शर्म से सिर झुकाकर दरबार से चला गया। दरबारियों ने राहत की सांस ली। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ कितना ही चतुराई से बोला जाए और चाहे उस पर कितने भी तर्क क्यों न गढ़े जाएं, वह टिकता नहीं। सच हमेशा सरल होता है और अंत में वही विजयी होता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो मुर्गा जो दरबार में गवाही देने आया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। सुबह का वक्त था और फतेहपुरी मस्जिद के सामने से आती ठंडी हवा शाही महल तक पहुंच रही थी। दरबारियों के वस्त्रों पर जड़े हुए रत्न सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर वही गंभीर पर मजाकिया भाव था जो अक्सर किसी नई समस्या या नई चुनौती की आहट देता था। तभी दरबार के बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। दरबान भागते हुए अंदर आए। जहांपनाह दरबान हाफते हुए बोला, बाहर एक किसान खड़ा है, उसके हाथ में एक मुर्गा है और वह कह रहा है कि इस मुर्गे को दरबार में गवाही देनी है। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। दरबारी हंसते हंसते दोहरे हो गए। किसी ने कहा, अब जानवर भी गवाही देंगे। किसी और ने ठिठोली की, अगली बार तो गधे और ऊंट भी बयान देंगे। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया। उनकी आंखों में चमक थी। लाओ उस किसान को और उसके मुर्गे को अंदर लाओ। दरबार में अगर कोई अजीब बात है तो उसका राज भी खुलना चाहिए। दरवाजे पर किसान आया, फटेहाल कपड़े, धूप से झुलसा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी थी। उसके हाथ में एक लाल कलगी वाला मुर्गा था जो लगातार कुकरूकू कर रहा था। अकबर ने कहा, बोलो किसान, तुम्हारा मुकदमा क्या है और इस बेचारे मुर्गे को क्यों घसीट लाए हो? किसान ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह,
मेरा यह मुर्गा ही गवाह है कि मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़पने की साजिश की। रात को उसने चोरी छिपे मेरे खेत में हल चलाया और यह मुर्गा ही था जिसने जोर जोर से बांग देकर मुझे जगाया। अगर यह न होता तो मैं लुट चुका होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह गवाही देगा। दरबार फिर गूंज उठा। कुछ दरबारी ठहाके मारने लगे। एक बोला, वाह, अब तो अदालतें भी पशु पक्षियों पर चलेंगी। दूसरा बोला, ये तो पूरा तमाशा हो जाएगा। अकबर ने गंभीरता से किसान को देखा और कहा, गवाह अगर इंसान हो तो दरबार समझ सकता है, पर ये तो जानवर है, यह बोल भी नहीं सकता। किसान जिद पर अड़ा रहा, जहां पनाह इंसान तो झूठ बोल सकता है, पर जानवर तो हमेशा सच बोलते हैं। यह मेरा मुर्गा गवाह है और यह झूठ नहीं बोलेगा। अब मामला दिलचस्प हो गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। तो बीरबल अब क्या करें? किसान कहता है मुर्गा गवाही देगा। दरबार का क्या नियम है? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े। उन्होंने किसान को देखा, फिर मुर्गे को। उन्होंने कहा, जहां पनाह न्याय का तकाजा यही है कि अगर कोई गवाही मांगता है तो उसे मौका मिलना चाहिए, पर यह गवाही परखने की जिम्मेदारी दरबार की होगी। अकबर बोले, ठीक है, तो बीरबल ये मुर्गा कैसे गवाही देगा? बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद पड़ोसी भी दरबार में आ पहुंचा। वह भी गुस्से से भरा था और किसान को झूठा साबित करने पर तुला हुआ था। गवाही का अजब तरीका। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच जानने के लिए हमें मुर्गे को बोलने की जरूरत नहीं। इंसान का डर ही उसकी सच्चाई उगलवा देता है। मुझे दोनों आरोपियों को एक एक करके एक कमरे में ले जाने दीजिए। उस कमरे में यह मुर्गा रखा जाएगा। जो दोषी होगा वह डर से कांप उठेगा। अकबर उत्सुकता से बोले, ठीक है, देखते हैं तुम्हारा तरीका। बीरबल ने दरबार के पास एक छोटा सा कमरा तैयार कराया। कमरे को अंधेरा कर दिया गया। बीच में मुर्गा बांध दिया गया। फिर उन्होंने ऐलान किया, दोनों पक्ष एक एक करके अंदर जाएं। अंधेरे में मुर्गे की पूंछ पकड़े। अगर मुर्गा दोषी को पहचान लेगा तो आवाज करेगा। असल में बीरबल ने चालाकी की थी। उन्होंने पहले ही मुर्गे की पूंछ पर कोयले का पाउडर रगड़ दिया था। सबसे पहले किसान को अंदर भेजा गया। किसान ने डरते डरते मुर्गे की पूंछ पकड़ी। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ साफ थे। फिर पड़ोसी को अंदर भेजा गया। वह जरा हिचकिचाया। सोचा, अगर उसने मुर्गे की पूंछ पकड़ी तो आवाज हो जाएगी और लोग समझेंगे वही दोषी है। इस डर से उसने पूंछ को छुआ ही नहीं। जब बाहर आया तो उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने दोनों के हाथ सबके सामने दिखाए। किसान के हाथों में कोयले का दाग था, पड़ोसी के हाथ बिल्कुल साफ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो सबूत है। जिसने सच में मुर्गे की पूंछ पकड़ी वही निर्दोष है, और जिसने डरकर छुआ तक नहीं वही दोषी है। क्योंकि अपराधी हमेशा पकड़ाए जाने के डर से सच्चाई से बचना चाहता है। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो मुर्गे को बिना बोले गवाही दिलवा दी, और असली गुनहगार भी सामने आ गया। पड़ोसी शर्म से सिर झुका गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। किसान की जमीन उसे लौटा दी गई। दरबारियों की ठिठोली। फैसले के बाद दरबारियों में फिर हंसी ठिठोली शुरू हो गई। एक बोला, वाह बीरबल, अब तो मुर्गे भी न्याय करेंगे। दूसरा बोला, सावधान,
अगली बार अगर मैं देर से आऊं तो बीवी कहेगी मुर्गा ही गवाह है कि तुम देर से लौटे। अकबर हंसते हंसते बोले, ठीक है, अब इस दरबार में कोई भी गवाही दे सकता है। इंसान, जानवर या पक्षी पर उसकी परीक्षा बीरबल करेंगे। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच को बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। सच सामने लाने के लिए बुद्धि और समझदारी ही काफी होती है। अपराधी हमेशा अपने डर से खुद ही फंसता है, जबकि सच्चाई निडर होकर सामने आती है। अगली नई कहानी। सुबह का समय था। शाही महल की गलियों में हलचल बढ़ चुकी थी। दरबार सजने वाला था। हर रोज की तरह वजीर, अमीर, कवि, सैनिक सब अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे। लेकिन आज का माहौल अलग था। फतेहपुरी मस्जिद की ओर से आते रास्ते पर अचानक अफवाह फैल गई, महल में दो अकबर आ गए हैं। पहले तो लोग मजाक समझे, लेकिन जब दोनों शाही वस्त्रों में, शाही अंदाज में, राजसी ठाट बाट के साथ दो अकबर दरबार में दाखिल हुए तो सचमुच सबके होश उड़ गए। पहला झटका। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ही अकबर एक जैसे कपड़ों में, एक जैसी मूंछों में, एक जैसी चाल में, और दोनों ही गहरी आवाज में बोले, पहला अकबर मैं ही हूं, हिंदुस्तान का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सबको सलाम करता हूं। दूसरा अकबर झूठ बोलता है, ये असली अकबर मैं हूं, मेरे बिना इस तख्त की कोई पहचान नहीं। सन्नाटा छा गया। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक दरबारी धीरे से दूसरे से बोला, अरे भाई, अब हमें किसके आगे झुकना है? कहीं ऐसा न हो कि गलत वाले को सलाम कर दें और सजा मिल जाए। दूसरा दरबारी बोला, भाई ये तो वही गजब वाली हालत है, ना उगलते बने ना निगलते बने। अकबर की परेशानी। असल अकबर, या कहें जो अपने को असल कह रहा था, तमतमा उठा। उसने आदेश दिया, सिपाहियों, इस नकली को पकड़ो और जेल में डाल दो। दूसरा अकबर तुरंत चीखा, गलती मत करना, यही असली धोखेबाज है। अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो हिंदुस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। अब सिपाही भी हक्का बक्का। वे सोच रहे थे, अगर गलत अकबर को पकड़ा तो सिर जाएगा, और अगर सही अकबर को पकड़ा तो भी सिर जाएगा। दरबार का हंगामा। सारे मंत्री कसमसाने लगे। कोई कहता पहला अकबर असली है, दूसरा बोलता नहीं नहीं, दूसरा अकबर असली है। तीसरा तो सीधा बोला, हुजूर, मेरा तो मानना है दोनों ही असली हैं, क्यों न तख्त को बांट दिया जाए। दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन दोनों अकबर एक साथ गरजे, चुप रहो बेवकूफ। बीरबल की एंट्री। इतने में दरबार का सबसे शांत चेहरा बीरबल धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मामला बड़ा दिलचस्प है। दो सूरज आ गए हैं तो हमें देखना होगा किसकी रोशनी असली है और किसकी झूठी। आप सब परेशान न हो, असली और नकली का फैसला यहीं दरबार में होगा। दरबारियों ने राहत की सांस ली। सबकी उम्मीदें अब बीरबल पर टिक गईं। पहली चाल, याददाश्त का इम्तिहान। बीरबल ने दोनों अकबर से कहा, जहां पनाह, आप दोनों का दावा है कि आप असली हैं, तो एक साधारण सा सवाल पूछता हूं, बताइए कल रात आपने खाने में क्या लिया था? पहला अकबर बोला, मटन बिरयानी और शाही खीर। दूसरा अकबर बोला, झूठ, कल रात तो मैंने आलू गोश्त और जर्दा खाया था। दरबार में खुसर पुसर बढ़ी। एक दरबारी बोला, अरे ये तो हमारे महल के बावर्ची ही बता सकते हैं।
बावर्ची बुलाया गया। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, कल रात आपने उपवास रखा था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दोनों नकली अकबरों ने एक दूसरे को घूरा। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, पहला इम्तिहान दोनों फेल। दूसरी चाल स्वभाव का इम्तिहान। बीरबल बोला, अब एक और सवाल, अगर कोई दरबारी आपकी आलोचना कर दे तो आप क्या करेंगे? पहला अकबर बोला, मैं उसे तुरंत जेल में डाल दूंगा। दूसरा अकबर बोला, मैं उसकी गर्दन उड़वा दूंगा। असल अकबर हंस पड़ा और बोला, बेवकूफो, मैं आलोचना सुनता हूं, कभी कभी तो मजाक भी करता हूं। क्या मेरे दरबार को डर और धमकी का अड्डा समझ रखा है? बीरबल तुरंत बोला, बस यही असली अकबर की पहचान है। आलोचना सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। तीसरी चाल जनता की गवाही। लेकिन नकली अकबर चुप कहां रहने वाले थे। दोनों फिर गरजे, ये चालबाजी है। बीरबल असली अकबर को बचा रहा है। बीरबल बोला, ठीक है, अब जनता से पूछते हैं। जो असली अकबर होगा उसकी झलक प्रजा की आंखों में साफ दिखेगी। दरबार के बाहर से किसानों, कारीगरों, बच्चों को बुलाया गया। बच्चे असली अकबर को देखते ही दौड़कर उनकी गोद में जा बैठे। एक किसान ने कहा, ये वही बादशाह हैं जिन्होंने हमसे खेती का हाल पूछा था। दूसरा किसान बोला, और वही हैं जिन्होंने कर घटाए थे। नकली अकबर गुस्से से तिलमिला उठे। अंतिम चाल बीरबल की तरकीब। फिर भी शक बाकी था। तभी बीरबल ने कहा, अब आखिरी इम्तिहान होगा। असली अकबर हमेशा अपने दरबारियों को चौंकाने वाले सवाल पूछते हैं। मैं दोनों से दरख्वास्त करता हूं, एक एक सवाल पूछिए। पहला अकबर बोला, बीरबल, बताओ आसमान में कितने तारे हैं? दूसरा अकबर बोला, बीरबल, बताओ मेरे खजाने में कितने सोने के सिक्के हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, असली अकबर वो हैं जो कभी सवाल पूछते हैं ताकि सोचने की आजादी बनी रहे। लेकिन नकली अकबर वो हैं जो सिर्फ गिनती करवाना चाहते हैं, जिन्हें ताज की शोभा चाहिए, ताज का बोझ नहीं। दरबार में तालियां गूंज उठी। असली अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तूने एक ही चाल में सबको बेनकाब कर दिया। नकली अकबरों की पोल। जांच करने पर पता चला कि दोनों नकली अकबर दरबार के कुछ असंतुष्ट रईसों के हथकंडे थे। उनका मकसद था दरबार में भ्रम फैलाना और बादशाह की इज्जत को ठेस पहुंचाना। दोनों नकली अकबरों को दरबार के सामने माफी मांगनी पड़ी और सजा मिली। दरबार का समापन। असल अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है अब मुझे हर रोज सुबह शीशे में देखना पड़ेगा, कहीं कोई और अकबर न निकल आए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह अकबर की शक्ल तो कोई बना सकता है, लेकिन अकबर का दिल और अकबर की नीयत कोई नहीं बना सकता। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। चेहरा बदल लेना आसान है, लेकिन स्वभाव और नीयत छुपाना नामुमकिन। असली पहचान इंसान के दिल और उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी शक्ल या ताज से। और कहते हैं, उसी दिन अकबर ने बीरबल से हंसते हुए कहा, बीरबल, अगली बार अगर 3 अकबर आ गए तो? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, तब असली अकबर को नकली अकबरों से ज्यादा मजा आएगा उन्हें पहचानने में। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। पूरी कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। जब दरबार में अकबर की मूछें नीलाम कर दी गईं। शाही दरबार हमेशा अपनी शानो शौकत और गंभीर फैसलों के लिए मशहूर था, लेकिन उस दिन माहौल ही कुछ और था।
सुबह से ही दरबारियों में फुसफुसाहट थी। सबके चेहरे पर एक अजीब सी जिज्ञासा और घबराहट। वजह, दरबार का सबसे बातूनी और नाटकीय दरबारी नूरुद्दीन आज दावा कर रहा था, मैं बादशाह की मूछें नीलाम कर दूंगा। दरबार की शुरुआत। अकबर दरबार में आए, अपने तख्त पर बैठे और चारों ओर नजर डाली। अचानक उनकी नजर नूरुद्दीन पर पड़ी। वो एक ऊंचे मचान पर खड़ा था, हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा और सामने रखा हुआ एक बड़ा सा खाली संदूक। अकबर हैरान हुए। नूरुद्दीन, ये क्या तमाशा है? दरबार को मंडी बना दिया है क्या? नूरुद्दीन बोला, जहां पनाह, आज मैं कुछ अनोखा कर दिखाऊंगा। आपकी शाही मूछें जो हिंदुस्तान की शान हैं, मैं उन्हें नीलाम कर दूंगा। और देखिए, लोग बोली भी लगाएंगे। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। कुछ दरबारी तो हंसी रोकने के लिए पगड़ी में चेहरा छुपाने लगे। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने भौहें तानकर कहा, मियां, मजाक की भी हद होती है। क्या मेरी मूछें तेरे बाप की जागीर हैं जो नीलाम करेगा? नूरुद्दीन बोला, हुजूर, आप गुस्सा न करें। मैं आपकी मूछें काटने नहीं जा रहा, पर आपकी मूछों का गौरव और प्रतिष्ठा तो सब मानते हैं ना? वही मैं नीलाम करूंगा। जो बोली लगाएगा वो कह सकेगा, मैं अकबर की मूछों की इज्जत का खरीदार हूं। दरबार में फिर से शोर मच गया। कोई कह रहा था, ये पागल हो गया है। कोई बोला, वाह, मजेदार तमाशा है। नीलामी की शुरुआत। नूरुद्दीन ने हथौड़ा उठाकर बोला, चलो शुरू करते हैं। अकबर की मूछों की नीलामी। पहली बोली 50 अशरफी। एक कवि खड़ा हुआ और बोला, मैं देता हूं 50 अशरफी। मुझे ये मान मिलेगा कि मैं अकबर की मूछों के नाम पर कविता लिख सकूं। नूरुद्दीन बोला, बहुत खूब। अगली बोली। एक और दरबारी बोला, मैं देता हूं 100 अशरफी। मुझे ये मान चाहिए कि मैं हर जगह कह सकूं, मूछों के पीछे मैं खड़ा हूं। पूरा दरबार खिलखिला उठा। बीरबल का अवलोकन। बीरबल अब तक चुपचाप देख रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी बोली लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुझे क्या सूझी? तू भी इस पागलपन में कूद पड़ेगा? बीरबल बोले, हां जहां पनाह, मेरी बोली है एक चवन्नी। पूरा दरबार हक्का बक्का। किसी ने कहा, अरे, ये कैसी बेइज्जती है? अकबर की मूछों के लिए सिर्फ एक चवन्नी? अकबर ने भी गुस्से में पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल का जवाब। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मूछें आपके चेहरे की शोभा हैं, लेकिन असली शान आपके इंसाफ और आपकी दरियादिली है। इन्हें कौन नीलाम कर सकता है? ये तो अमूल्य हैं। अगर कोई इन्हें सोने चांदी में तौलना चाहे तो उसकी मूर्खता की कीमत बस एक चवन्नी ही है। इसलिए मेरी बोली उतनी ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको बात गले उतर गई। अकबर की हंसी। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, वाह बीरबल, तूने फिर मेरी मूछों की लाज रख ली। बाकी सबने इन्हें मजाक बनाया, तूने इनकी असली इज्जत दिखा दी। फिर अकबर ने नूरुद्दीन की ओर इशारा करके कहा, और तू नूरुद्दीन, अगली बार अगर मूछों का नाम लिया तो तेरी मूछें ही काट दूंगा। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। इंसान की शान उसके चेहरे के नक्श में नहीं, बल्कि उसके कर्म और स्वभाव में होती है। मूछें चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो,
उनका मान तभी है जब इंसान सच्चा और ईमानदार हो। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जूता जो दरबार में मुकदमा लेकर आया। एक बार की बात है, अकबर का शाही दरबार रोज की तरह सज-धज कर बैठा था। दरबारी अपनी अपनी जगह संभाले हुए थे, कवि अपने नए छंद गुनगुना रहे थे और सिपाही अनुशासन से खड़े थे। तभी दरबार के दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। पहरेदारों ने भीतर आकर बताया, जहां पनाह, एक मोची दरबार के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि उसका जूता मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला, भाई जूते का मुकदमा, ये तो सरासर पागलपन है। कोई हंसते हंसते बोला, लगता है मोची को धूप ज्यादा लग गई है। लेकिन अकबर के चेहरे पर वही हल्की मुस्कान तैर गई जो अक्सर किसी अनोखी बात के पीछे छिपे राज को सूंघ लेती थी। उन्होंने आदेश दिया, मोची और उसका जूता दोनों को दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में एक दुबला पतला सावला सा मोची हाथ में टूटा फूटा पुराना जूता लेकर दरबार में दाखिल हुआ। जूते की हालत ऐसी थी कि जैसे उस पर कई बार कोई युद्ध लड़ा गया हो। मोची ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं इस जूते की तरफ से मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूं। अकबर ने हैरत से पूछा, मियां, जूता इंसान थोड़े ही है जो उसका मुकदमा हो, ये कैसी अजीब बात है। मोची बोला, हुजूर, इंसान ही क्यों, अगर कोई चीज अपमानित हो, उसकी मेहनत की कदर न हो, तो उसकी भी इज्जत बचाना जरूरी है। ये जूता रो रो कर मुझे अपनी शिकायत सुना रहा है। दरबार में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। एक दरबारी ने चुटकी ली, वाह, अब तो कल को थाली लोटा भी शिकायत लेकर खड़े हो जाएंगे। दूसरा बोला, अरे भाई, अब जूतों को भी वकील चाहिए होंगे क्या। लेकिन अकबर गंभीर रहे। उन्होंने कहा, ठीक है, सुना जाए कि इस जूते की शिकायत क्या है। मोची ने गला खनखार कर कहा, हुजूर, ये जूता कह रहा है कि इसकी सारी उम्र मेहनत मजदूरी में बीत गई। इसने राजा से लेकर फकीर तक सबके पांव ढोए, धूल खाई, कांटे झेले, लेकिन जब ये बूढ़ा हो गया तो इसे फेंक दिया गया। इसका कहना है कि इंसान बूढ़ा हो तो उसे इज्जत मिलती है, लेकिन चीज बूढ़ी हो तो उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। ये जूता इंसाफ चाहता है। दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी अब भी हंस रहे थे, लेकिन कईयों के चेहरे पर सोच की लकीरें खिंच गईं। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, अजीब मामला है। बीरबल, तेरा क्या ख्याल है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, जूते की बात में तर्क है। ये सच है कि हम इंसानों की आदत है, जब तक कोई काम का है तब तक उसकी पूजा करो और जैसे ही बेकार हुआ उसे ठुकरा दो। ये हाल चीजों का ही नहीं, कई बार बुजुर्गों का भी होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर क्या फैसला होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस मुकदमे का फैसला दरबार ही करेगा। आज हम सब इस जूते को बोलने का मौका देंगे। मान लीजिए कि ये सचमुच बोल रहा है। दरबारियों ने आंखें तरेरी, अब जूता बोलेगा भी। बीरबल ने हंसकर कहा, जी, बोलेगा नहीं तो मैं इसकी तरफ से बोलूंगा। सब सहमत हो गए। बीरबल ने जूते को सामने रखा और बोला, कहो महाराज, तुम्हारी शिकायत क्या है। फिर खुद ही जवाब दिया, हुजूर, मैं कहता हूं कि मैंने बादशाहों तक को संभाला है। मैं धूल कीचड़ खाता हूं, कांटे चुभते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। और बदले में मुझे क्या मिलता है। जब तक नया रहता हूं, सब मुझे चमकाते हैं, सजाते हैं, और जब पुराना हो जाता हूं तो लात मार कर फेंक देते हैं। क्या यही इंसाफ है। दरबार चुप हो गया। अकबर ने सोचा, ये मामला तो मजाक नहीं बल्कि समाज की तस्वीर है। फिर अकबर ने दरबारियों से कहा, कहो, क्या इस जूते की बात वाजिब है।
एक दरबारी बोला, हुजूर, चीज तो चीज है, उसका क्या मान। दूसरा बोला, मगर बीरबल सही कहता है, ये तो इंसानों का हाल है। जब तक जवान है, ताकत है, तब तक लोग सिर पर बिठाते हैं, बुजुर्ग हो गए तो किनारे कर देते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो अब फैसला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं कहता हूं कि इस जूते को शाही इज्जत दी जाए। इसे महल के बाहर फेंकने के बजाय शाही खजाने में रखा जाए, ताकि हर आने वाला देख सके कि इंसान चाहे हो या चीज, उसकी मेहनत और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, तूने बड़ी गहरी सीख दी। आज से ये जूता शाही खजाने में रखा जाएगा। और ऐलान कर दो, हर चीज की कदर करनी चाहिए, चाहे वो पुरानी हो या नई। मोची की आंखें भर आईं। उसने कहा, जहांपनाह, आपने तो मेरे जूते को अमर कर दिया। दरबारियों ने तालियां बजाईं और दरबार गूंज उठा। उस दिन से अकबर के खजाने में सोने चांदी के गहनों के बीच एक पुराना टूटा फूटा जूता भी रखा गया। और हर बार जब कोई नया मेहमान उसे देखता तो अकबर हंसकर कहते, ये याद दिलाने के लिए है कि इंसान हो या वस्तु, किसी की मेहनत को कभी छोटा मत समझो। सिख इज्जत सिर्फ नए और चमकदार को नहीं, बल्कि पुराने और थके हुए को भी मिलनी चाहिए। असली इंसाफ वही है जो हर उस चीज और इंसान को मान दे जिसने कभी दूसरों के लिए मेहनत की हो। अगली नई कहानी, बीरबल और आधा सच बोलने वाला पंडित। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। अकबर बादशाह सुबह से ही कुछ चिड़चिड़े मूड में थे। हवेली के सामने से गुजरते वक्त एक साधु ने उन्हें आवाज देकर कहा था, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे बड़े शासक हैं, लेकिन आपका भाग्य उतना बड़ा नहीं जितना होना चाहिए। अकबर को यह बात भीतर तक चुभ गई थी। वे सोच में डूबे डूबे गद्दी पर बैठे थे और दरबारियों से बस औपचारिक बातें कर रहे थे। बीरबल उनकी मनोदशा को भाप गए, पर वे जानबूझकर चुप रहे। इसी बीच एक पंडित दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े बड़े सुघड़ थे, आवाज मखमली और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। उसने आते ही झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरी विद्या का कोई पार नहीं। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो आधा सच और आधा झूठ बोलता हूँ। यह मेरी साधना है। लोग मुझे आधा सच बोलने वाला पंडित कहते हैं। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने उसे ढोंगी समझा, लेकिन पंडित की वाणी में ऐसा जादू था कि सब ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने पूछा, अच्छा, तो तुम केवल आधा सच ही बोल सकते हो? पंडित ने सिर हिलाया, जी हाँ हुजूर, मैं पूरा सच कभी नहीं कहता और न ही पूरा झूठ। मेरी बातों में हमेशा आधा सच और आधा असत्य होता है। यही मेरी पहचान है। अकबर को यह खेल कुछ रोचक लगा। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, अगर यह सच है तो पंडित की परीक्षा ली जानी चाहिए। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब कोई स्वयं कहता है कि वह आधा सच और आधा झूठ बोलता है, तो असली कठिनाई यह जानने में होगी कि उसके वचनों में कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा झूठ। यह तो बहुत ही उलझन भरा मामला है। लेकिन अगर हुजूर इजाजत दें तो आज ही इसकी परीक्षा हो सकती है। दरबार में रोमांच की लहर दौड़ गई। अकबर ने आदेश दिया कि पंडित को सम्मान के साथ ठहराया जाए और शाम को विशेष सभा में उसकी परीक्षा ली जाएगी। शाम का दरबार पहले से भी ज्यादा भरा पूरा था। आम लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। पंडित बीच में आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही रहस्यमय आत्मविश्वास था। अकबर ने कहा, पंडित, अब हम तुम्हारी विद्या देखना चाहते हैं। तुमसे कई सवाल पूछे जाएंगे
और तुम्हें अपने अंदाज में आधा सच आधा झूठ जवाब देना होगा। पंडित ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, यही तो मेरी साधना है। शुरू कीजिए। सबसे पहले एक दरबारी ने पूछा, पंडित जी, क्या आप सचमुच विद्वान हैं? पंडित ने तुरंत जवाब दिया, हाँ भी और नहीं भी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई बोला, ये तो सबसे आसान रास्ता है। हर सवाल का जवाब हाँ भी नहीं भी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। नहीं पंडित, यह चालाकी नहीं चलेगी। तुम्हें अपने जवाब पूरे वाक्य में देने होंगे। पंडित मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा महाराज, अब सवाल कीजिए। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, पंडित जी, क्या बादशाह अकबर सबसे न्यायप्रिय शासक हैं? पंडित ने पल भर सोचा और बोला, जहांपनाह, सबसे न्यायप्रिय भी हैं और कभी कभी अन्यायप्रिय भी हो जाते हैं। यह सुनते ही दरबारियों की सांस अटक गई। क्या पंडित ने बादशाह को अन्यायप्रिय कह दिया? लेकिन पंडित ने इतने सहज भाव से कहा कि कोई तुरंत बुरा भी न मान पाया। अकबर की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगला सवाल। अब सवालों की झड़ी लग गई। क्या सूरज रोज उगता है? पंडित बोला, हाँ, रोज उगता है, पर कभी कभी बादलों में छिपा रहता है, मानो न उगा हो। क्या इंसान अमर है? हाँ, उसकी आत्मा अमर है, मगर उसका शरीर नश्वर है। हर जवाब में आधा सच, आधा झूठ और आधा तर्क झलक रहा था। दरबार उलझन और मजे दोनों में डूबा था। लेकिन अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पंडित सबको उलझाकर चला जाएगा। असली परीक्षा तो तब होगी जब कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें पंडित का खेल ही उसी पर उल्टा पड़ जाए। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, पंडित जी, क्या आप चोर हैं? पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। पंडित का चेहरा एक पल को उतर गया, पर उसने जल्दी ही संभाल लिया। बोला, मैं चोर भी हूं और चोर नहीं भी हूं। बीरबल ने मासूमियत से कहा, तो अब मान लीजिए कि आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आप चोर भी हैं। अब आपको पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। दरबार दंग रह गया। पंडित हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा आशय यह था कि आत्मा परमात्मा की है और संसार में जो कुछ है वह उसी का है। इस नाते मैं सबका भी हूं और किसी का भी नहीं। इसलिए कहा कि चोर भी हूं और नहीं भी। दरबारियों ने ठहाका लगाया, मगर अकबर गंभीर थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम ही इसका सच उजागर करो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह पंडित बड़ी चतुराई से शब्दों का खेल खेलता है। इसका हर उत्तर ऐसा है कि सुनने वाला सोच में पड़ जाए। लेकिन असलियत यह है कि यह आदमी खुद भी नहीं जानता कि वह सच बोल रहा है या झूठ। यह अपनी विद्या की आड़ में लोगों को मूर्ख बना रहा है। पंडित ने विरोध करना चाहा, लेकिन बीरबल ने आगे कहा, महाराज, इस पंडित की परीक्षा का असली तरीका यही है कि हम इसे ऐसा सवाल पूछें जिसका आधा सच और आधा झूठ बोलना असंभव हो। तब पता चलेगा कि यह सच में कितना सिद्ध है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो पूछो बीरबल। बीरबल ने पंडित की आंखों में झांकते हुए कहा, पंडित जी, क्या आपकी मां जीवित हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित पसीने पसीने हो गया। अगर कहे हां तो झूठ होगा, क्योंकि उसकी मां का देहांत हो चुका था। अगर कहे नहीं तो पूरा सच बोलना होगा। आधा सच और आधा झूठ यहां संभव ही नहीं था। पंडित हकलाने लगा, वो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपनाह, यह पंडित अपने ही नियम में फंस गया। आधा सच और आधा झूठ हर जगह नहीं बोला जा सकता। कभी कभी पूरा सच ही बोलना पड़ता है।
अकबर हंस पड़े। उन्होंने आदेश दिया कि पंडित को कुछ इनाम देकर विदा किया जाए ताकि वह दूसरों को और न भरमाए। दरबारियों ने तालियां बजाईं और सब बीरबल की चतुराई की दाद देने लगे। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज फिर तुमने मेरी उलझन सुलझा दी। सच और झूठ का खेल बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते असली चेहरा दिखा दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आधा सच बोलना सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि वह सुनने वाले को सच का भ्रम देता है और अंदर से धोखा देता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सच है बीरबल, आधा सच सबसे खतरनाक हथियार है। अगली नई कहानी, बीरबल और खामोश गवाह। दरबार का वह दिन बड़ा विचित्र था। अकबर सुबह सुबह ही दरबार में आकर बैठ गए थे, जबकि आमतौर पर वे देर से आते थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और मूंछों को बार बार ताव देते हुए वे किसी गहरे विचार में डूबे दिखाई दे रहे थे। दरबारियों ने समझ लिया कि बादशाह के मन में कोई गंभीर उलझन है, परंतु कोई भी साहस कर सवाल नहीं पूछ पा रहा था। बीरबल धीरे धीरे दरबार में दाखिल हुए और हमेशा की तरह विनम्रता से झुककर सलाम किया। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान बस औपचारिक थी। बीरबल ने भांप लिया कि मामला कुछ गंभीर है। अकबर बोले, बीरबल, आज सुबह एक घटना हुई जिसने मेरा मन विचलित कर दिया। हमारे एक विश्वस्त सेनापति पर चोरी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। गवाही देने वाला उनका ही नौकर है और उसके अनुसार सेनापति ने राजकोष से सोने की मूर्तियां चुराकर बाहर बेच दी हैं। अब समस्या यह है कि सेनापति शब्दपूर्वक कह रहा है कि वह निर्दोष है। नौकर भी कसम खाकर कह रहा है कि वही चोर है और तीसरा कोई गवाह नहीं। दरबार में हलचल मच गई। एक तरफ सेनापति की ईमानदारी वर्षों से मशहूर थी, दूसरी तरफ नौकर की गवाही भी बिना वजह झूठी नहीं लग रही थी। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मैं उलझन में हूं। किस पर भरोसा करूं? अगर मैं नौकर की गवाही पर सेनापति को सजा दूं और वह निर्दोष निकला तो अन्याय होगा, और अगर सेनापति दोषी निकला और मैंने उसे छोड़ दिया तो यह राजद्रोह होगा। बीरबल शांत भाव से बोले, जहांपनाह, जब दो आदमी सच और झूठ की कसम खाते हों और कोई तीसरा गवाह न हो, तब खामोश चीजों को गवाह बनाया जाता है। अकबर चौंक उठे, खामोश चीजें, इसका क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, वस्तुएं बोलती नहीं, पर उनका मौन ही सबसे बड़ा साक्ष्य होता है। हमें उसी मौन को सुनना होगा। अकबर ने तुरंत कहा, तो कल सुबह दरबार में यही मुकदमा चलेगा। बीरबल, तुम्हें मौका दिया जाता है। अगर तुम सच्चाई न निकाल पाए तो समझ लो तुम्हारा स्थान खतरे में है। बीरबल ने प्रणाम किया और बोले, हुजूर, आपकी इजाजत से मैं कल तक चुपचाप इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। दरबार भंग हुआ। अगली सुबह का दृश्य बिल्कुल नाटकीय था। सेनापति और उसका नौकर दोनों दरबार में लाए गए। सेनापति गुस्से में तमतमा रहा था, जबकि नौकर के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें सच्चाई साबित करनी है। बोलो, खामोश गवाह कहाँ है? बीरबल ने दरबान को इशारा किया और कहा, राजकोष से वे मूर्तियां लाकर दरबार में रखी जाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों में चमचमाती सोने की 5 मूर्तियां बीच में रख दी गईं। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मूर्तियां ही इस पूरे मामले की खामोश गवाह हैं। अगर इनसे ठीक से सवाल किया जाए तो यह बोल उठेंगी। दरबारी हंस पड़े। किसी ने फुसफुसाकर कहा, बीरबल पागल हो गया है, मूर्तियां भला कैसे बोलेंगी? अकबर गंभीर रहे। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो बीरबल।
बीरबल ने सेनापति और नौकर दोनों को खड़ा किया और बोला, इन मूर्तियों को जिसने छुआ होगा उसके हाथों पर इनकी पहचान जरूर मिलेगी, क्योंकि ये मूर्तियां बीते दिन मैंने ही राजकोष से निकलवाई थीं और उन पर मैंने गुप्त रूप से एक विशेष रंग मल दिया था। यह रंग आंखों से नहीं दिखता, लेकिन पानी से हाथ धोने पर नीला पड़ जाता है। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल ने आगे कहा, अब दोनों आरोपियों को अपने हाथ धोने होंगे। पहले सेनापति ने हाथ धोए, पानी साफ रहा, कोई रंग न निकला। अब नौकर की बारी आई। उसने पानी में हाथ डाले और कुछ ही पल में उसकी उंगलियां नीली हो गईं। दरबार में शोर मच गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। अकबर गुस्से से गरज उठे, धोखेबाज, तूने अपने स्वामी पर झूठा इल्जाम लगाया और राजकोष पर भी डाका डाला। नौकर घबराकर बोला, हुजूर, मुझसे भूल हो गई, लालच में अंधा हो गया था। अकबर ने तलवार की ओर इशारा किया, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे सजा मिलनी चाहिए, पर इतनी कठोर नहीं कि बाकी नौकर डर के मारे सच कहना ही छोड़ दें। झूठी गवाही पर भी दंड हो, लेकिन न्याय में दया भी हो। अकबर ने बीरबल की बात मानी और नौकर को जेल भेज दिया। सेनापति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उस शाम अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि खामोश चीजें भी बोल सकती हैं। तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं गलत फैसला कर बैठता। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, असली गवाह वही है जिसे झूठ बोलने की आदत न हो और चीजें झूठ नहीं बोलती। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और पूरे दरबार ने उनकी बुद्धिमत्ता को दाद दी। अगली कहानी की झलक। बीरबल और वो कारीगर जिसने कहा, मेरे बनाए खिलौने सच बोलते हैं। अगली नई कहानी। बीरबल को मिली चुनौती, बिना खून बहाए युद्ध जीत कर दिखाओ। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और बाहर से आए दूतों के उपहार देखे जा रहे थे। इतने में एक पड़ोसी राज्य का दूत बड़ी अकड़ और ताव के साथ दरबार में आया। उसके हाथ में बादशाह का फरमान था और चेहरे पर घमंड की लकीरें। दूत ने सलाम करके ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे स्वामी ने आपकी शक्ति और बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी है। वे मानते हैं कि आपके पास तलवार और सेना की ताकत है, पर असली ताकत युद्ध जीतने में होती है। उन्होंने आपको एक चुनौती दी है, अगर अकबर महान है तो बिना खून बहाए एक युद्ध जीत कर दिखाए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सेनापति ने गुस्से में तलवार की मूठ पकड़ी और बोला, हुजूर, यह तो हमें नीचा दिखाने की चाल है। युद्ध जीतना है तो तलवारें टकरानी ही होंगी, खून बहना ही होगा। अकबर ने शांत होकर पूछा, तो फिर यह चुनौती पूरी कैसे हो? दूत ने सिर ऊंचा करके कहा, यही तो देखना है। अगर आप बिना खून बहाए युद्ध जीत गए तो मेरे स्वामी आपको महान मानेंगे, वरना समझ लीजिए आपके राज्य की ताकत सिर्फ ढोंग है। दरबार में सन्नाटा छा गया। चुनौती बड़ी कठिन थी। अकबर के चेहरे पर थोड़ी चिंता की रेखा खींची, फिर उन्होंने अपनी मूंछों को ताप देते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, तेरी बुद्धि ही इस राज सिंहासन का सहारा है। अब देखना है कि तू इस चुनौती को कैसे स्वीकार करता है। मुझे बिना खून बहाए युद्ध जीतना है, यह तेरे ऊपर है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हर कठिन सवाल को आसान बना देती थी। अगले दिन बीरबल ने योजना बनानी शुरू की। उन्होंने सेनापति, वजीर और दरबार के कवियों तक को बुलाया।
सब सोच में पड़ गए कि बिना खून बहाए युद्ध कैसे जीता जा सकता है। किसी ने कहा खाना पानी रोक दीजिए, किसी ने कहा उनके सैनिकों को रिश्वत दीजिए, पर बीरबल चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, युद्ध तलवार से ही नहीं बुद्धि से भी जीते जाते हैं। खून बहाए बिना भी विरोधी को हराया जा सकता है अगर उसका घमंड तोड़ दिया जाए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, और तू ये कैसे करेगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बस धैर्य रखिए, सेना को सजाकर तैयार रखिए, लेकिन तलवारें म्यान से न निकलें। युद्ध हम शब्दों और चालाकी से लड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने हजारों सैनिकों के साथ सीमा पर डेरा डाल दिया। अकबर ने भी सेना को सीमा तक पहुंचा दिया, लेकिन दोनों ओर खामोशी छाई रही। सैनिक एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन तलवारें खिंची नहीं थीं। फिर अचानक अकबर की सेना से बीरबल आगे बढ़े। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि एक ढोल और कुछ बड़े बड़े थाल थे। पड़ोसी राज्य का राजा यह देखकर हंस पड़ा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, देखा, ये अकबर का मशहूर बीरबल है, लड़ाई में आया है और हथियार की जगह बर्तन लेकर। लेकिन बीरबल बेफिक्र थे। उन्होंने अकबर के सैनिकों को आदेश दिया कि सभी ढोल और थाल बजाना शुरू करें। पूरा मैदान गूंज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी राज्य के सैनिकों को लगा जैसे हजारों हाथी आ रहे हों। फिर बीरबल ने अगला आदेश दिया, सैनिकों, पंक्तिबद्ध होकर थाल बजाते हुए आगे बढ़ो। अकबर की सेना ने अजीब अंदाज में आगे बढ़ना शुरू किया। बर्तनों की आवाज और सैनिकों की पंक्तियां देखकर पड़ोसी राज्य के सैनिक घबरा गए। उन्हें लगा कि अकबर के पास कोई अजीब और गुप्त हथियार है। राजा ने घबराकर अपने जासूसों को भेजा, लेकिन जासूस भी उस शोर और अनुशासन से डर गए और लौटकर बोले, महाराज, इनके पास कोई गुप्त युक्ति है। अगर हमला हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। अब पड़ोसी राज्य का राजा परेशान हो गया। तभी बीरबल ने चतुराई से एक और योजना चलाई। उन्होंने अकबर के सैनिकों से कहा कि वे मैदान में रंग बिरंगे कपड़े फहराते हुए नाचें और हंसी खुशी के गीत गाएं। पड़ोसी राज्य के सैनिक यह देखकर और हैरान हुए, ये कैसी सेना है? तलवार नहीं, खून नहीं, और फिर भी जीतने का उत्साह। राजा ने सोचा, अगर ये लोग बिना लड़ाई के इतने शक्तिशाली और अनुशासित हैं, तो लड़ाई में क्या कर देंगे? वह डर गया और बिना युद्ध किए ही अपना झंडा नीचे कर दिया। उसने संदेश भेजा, मैं हार मानता हूं। अकबर महान हैं। उनका युद्ध बिना खून बहाए भी जीता जा सकता है। जब दूत दरबार में लौटकर यह खबर लाया तो अकबर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तूने तो कमाल कर दिया। तलवारें म्यान में रहीं, किसी की जान न गई, और फिर भी हमने युद्ध जीत लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असली जीत वही है जिसमें दुश्मन का दिल जीता जाए। खून बहाकर जीतने से डर पैदा होता है, लेकिन बिना खून बहाए जीतने से इज्जत मिलती है। अकबर ने दरबार के सामने घोषणा की, आज से यह याद रखा जाए कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धि और एकता में भी होती है। बीरबल ने साबित कर दिया है कि जीत का असली रास्ता दिमाग और धैर्य है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सेनापति तक ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि तलवार से भी तेज है। सच्ची जीत वही है जिसमें किसी का खून न बहे और किसी की जान न जाए। हिंसा से मिली जीत टिकती नहीं, लेकिन बुद्धि और धैर्य से मिली जीत हमेशा सम्मान देती है। अगली नई कहानी, बीरबल और नकली दरबारी जिसने कहा, मैं असली बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हूं। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। कारण बड़ा अजीब था।
सुबह सुबह ही एक अजनबी आदमी शानदार कपड़े पहनकर सोने के काम वाली पगड़ी बांधकर दरबार में आ धमका। उसके हाव भाव ऐसे थे मानो वह वर्षों से इसी दरबार का हिस्सा हो। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं आपके सामने अपनी पहचान बताना चाहता हूं। मैं वही हूं जिसे लोग दूर दूर तक बुद्धि का प्रतीक मानते हैं। जी हाँ, मैं हूं असली बीरबल। पूरा दरबार ठहाकों और हैरत में डूब गया। असली बीरबल अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे और यह नकली बीरबल अकड़ से खड़ा था, मानो उसने कोई बहुत बड़ा सच उजागर कर दिया हो। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, तो फिर जो यहाँ मेरे सामने बैठा है वह कौन है? क्या यह भी झूठा है? नकली बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, यही तो चालाकी है। यह जो आपके सामने बैठा है यह वर्षों से आपको धोखा देता आया है। असली बीरबल मैं हूँ जो अब तक पहचान छिपाकर दूर रहा। अब मैं लौटा हूँ ताकि दरबार और बादशाह को असली बुद्धि का स्वाद मिल सके। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग तो मजे लेने के लिए बोले, हुजूर, क्यों न इन दोनों की परीक्षा ली जाए। किसी ने हंसते हुए कहा, अब तो मजा आएगा जब दो दो बीरबल भिड़ेंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, आज का दरबार एक न्यायालय होगा और मैं तय करूंगा कि असली बीरबल कौन है। परीक्षा की तैयारी हुई। अकबर ने दोनों को सामने बुलाया। असली बीरबल शांत भाव से आए, जबकि नकली बीरबल अकड़ते हुए आगे बढ़ा। अकबर बोले, बीरबल की पहचान सिर्फ नाम से नहीं होती, उसकी पहचान बुद्धि और हाजिर जवाबी से होती है। इसलिए मैं सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देगा वही असली बीरबल होगा। पहला सवाल आया। अकबर ने पूछा, अगर धरती से सूरज गायब हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा? नकली बीरबल ने गर्व से कहा, जहां पनाह, दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, सब ठंड से मर जाएंगे। अकबर ने सिर हिलाया और असली बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, दुनिया का हाल वैसा ही होगा जैसा बादशाह के बिना दरबार का। सब कुछ होगा दरबारी, दीवारें, ताज, कुर्सियां, पर रोशनी और जान किसी में नहीं होगी। दरबार ठहा